बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भेद, असरार से भरा एक हैरत अंगेज नावल। कामरान खुद भी अपने आप को उस शहर से अलग नहीं कह सकता था। वो मुंतजिर थे कि कजल सनाई आगे के वाकयात शुरू करे तो कजल सनाई ने कहा, बहरहाल इस शख्स ने मुझ पर एक मुश्किल वक्त डाल दिया था, लेकिन हकीकत ये थी कि खुद उसकी शख्सियत में ऐसी कराहत थी जो इंसान को बड़ी अजीब महसूस होती ही थी। उसके बिल्कुल पतले पतले लकीर की शक्ल के में नजर आने वाले भिंचे हुए होंठ जब खुलते थे तो एक अजीब सा मकरूह तस्वुर उभरने लगता था। मुझे इस शख्स से एक जहनी कोफ्त महसूस हो रही थी। ताहम वो मेरे घर आया था और मेरे दोस्त रिचर्ड बॉन ने मुझसे इसका तारुफ कराया था। चुनाचा बदइखलाकी का मुजाहिरा तो करना मुमकिन नहीं था। ताहम मैंने उसे खुश निगाहों से देखते हुए कहा, तो फिर आप फरमाइए मिस्टर वॉलिश, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आह, मेरी बात तो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। आप इस तावीज़ की तहरीर पढ़ने की कोशिश कीजिए और अगर आप मेरी रहनुमाई कर सकें, तो मैं आपका एहसानमंद होऊंगा। सॉरी, शायद मेरे लिए ये मुमकिन ना हो। मैंने अपने इसी एहसास के ज़ेरे तहत कहा और वो भवें उठाकर मुझे देखने लगा। मैं नहीं जानता था कि उसके अंदाज में मेरे लिए नफ़रत थी या कोई और एहसास। वो मुझे घूरता रहा और मैंने जवाब दिया, मैं हमेशा वो काम करता हूँ जिसको मेरे दिलो दिमाग कबूल करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई चीज़ मुझे मतवज्जा करती है तो मैं इस पर काम करता हूँ। जाहिर है ये मेरा मसला नहीं है और अब तो खासे अरसे से मैंने ये काम छोड़ दिया है। और इसकी वजह आपको बताऊं, इसकी वजह मेरी बीवी है। शादी से पहले जो ज़िंदगी गुजारता है, शादी के बाद इसमें खासी तब्दीली रौनमा हो जाती है। मैंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुरस्कार तहरीरें पढ़ने में सर्फ किया है, लेकिन इसके बाद जब मैंने शौरा से शादी की तो दिल में ये सोचा कि अब ज़िंदगी को सिर्फ घरेलू बनाऊंगा और कार लेकर निकल जाऊंगा। वैसे वॉलिश, क्या आप शादीशुदा हैं? वो मेरी बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन कमबख्त ऐसे सपाट चेहरे वाला था कि लगता था ये चेहरा इसका है ही नहीं। मुर्दा और ज़िंदगी से दूर चेहरा कुछ इस तरह का कि बस अल्फाज बयान ना कर सकूं। इसकी अफसरदा आवाज़ उभरी, मिस्टर सनाई, मैं तो ज़िंदगी से बहुत दूर का इंसान हूँ। ज़िंदगी ने कभी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आप शायद मेरी बात पर यकीन ना कर सकें। ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं एक नाकाम इंसान साबित हुआ हूँ। मोहब्बत और महबूबा तक नहीं हासिल कर सका। बीवी तो दूर की बात है। अभी आपने अपनी किसी महबूबा लड़की के बारे में बात की थी। हाँ, की थी। वो सिर्फ मेरी तवज्जो इस तावीज़ तक लाने का एक ज़रिया साबित हुई। उसे मुझसे बेहतर कोई इंसान मिल गया, क्योंकि मैं तो खुद उसके काबिल नहीं था। बहरहाल, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के लम्हात अपनी बीवी को दे दिए हैं और फिर मुमकिन है कि आपकी तावीज़ में कोई ऐसा राज निकल आए जो वाकई मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा करे। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप इस अंदाज में नहीं सोच रहे गज़ल सनाई, जिसमें एक काबिल और अपने फ़न का माहिर इंसान सोचता है। आपको तो अपनी ज़िंदगी भर के फ़न से वाबस्तगी होनी चाहिए। असूली तौर पर तो आपने शादी करके ही गलती की। आप जैसे लोग तो दुनिया के लिए एक सरमाया होते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, अगर आपने मेरी मदद की तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी में भी कोई खूबसूरत लम्हा आ जाए। मैंने तो आप पर बड़ा भरोसा किया है और यहाँ तक पहुँचा हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आप यकीन करें, मैं माज़रत के सिवा क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, खुदा के लिए कोई गुंजाइश निकालिए। मैं शर्मिंदा हूँ मिस्टर वॉलिश। मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं है, मेरी बीवी की है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसके लिए कर रहा हूँ कि उसे खुशियाँ हासिल हों। मगर ये तो सोचिए कि तावीज़ के राज के अफ़शा होने पर मेरी पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार है और इस उलझी डोर के सुलझने से मैं भी इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाऊँगा। मैं जानता हूँ, लेकिन ये जुल्म है। आप जुल्म कर रहे हैं मिस्टर कज़ल सनाई। आपको अपने फ़न से इंसाफ करना चाहिए। वो बोला, मुझे अपने असूलों से भी इंसाफ करना चाहिए। मैंने झिलाए हुए अंदाज में कहा, इसका मकसद है कि आपसे मज़ीद दरख्वास्त का कोई जवाज़ नहीं है। वो बोला, आप मेरे वतन आए हैं, मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्तों के साथ आए हैं। मुझे बताइए, इसके अलावा मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मैं इससे गुरेज नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज़ मेरे असूलों से टकराती हो माफ़ कीजिएगा, मैं वो नहीं कर सकता। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर मायूसी से होठ सुकेड़ कर उठ खड़ा हुआ।
बाज़ लोग इतने सख्त-दिल होते हैं कि किसी की ज़िंदगी बचाने की भी कोशिश नहीं करते। मुझे अफ़सोस है। आप यकीन करें, मेरा ख़्याल था कि एक साहिब-ए-इल्म इंसान होने की हैसियत से आप ज़रूर मेरी मदद करेंगे। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने कहा। ठीक है। उठा तो मैंने मुसाफ़िर के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया और बोला, नहीं मिस्टर सनाई, ज़ाहिर है मैं खुश होकर यहाँ से नहीं जा रहा। हाथ तो दोस्तों से मिलाया जाता है, इनसे नहीं जो दोस्त ना हो। इसने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे जहन में उसके लिए वही तस्वुर मौजूद था। इस वक्त शऊरा अंदर आ गई और बोली, अरे कौन था? चला गया? कौन आया था? वॉलिश तुम्हें याद है ना? ओह हाँ, सॉरी माय डियर सनाई। मुझे एक बात बताओ, क्या इस शख्स को देखकर जहन में कराहत सी नहीं उभरती? हाँ, वाकई, जितनी बार भी उसे देखो, उसके चेहरे में एक नई बात नजर आती है। एक नया चेहरा। और दिलचस्प बात यह है कि इसके किसी भी रूप में कोई दिलकशी नहीं होती। इस वक्त वो क्यों आया था? शऊरा ने पूछा, अपनी शक्ल सूरत की एक अनोखी कहानी लेकर। कैसी कहानी? शऊरा ने फिर पूछा। कहानी वाकई पुरस्कार थी, लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। न जाने आगे मैं क्या कहना चाहता था। फिर शऊरा कहने लगी, वैसे असूली तौर पर उसे तन्हा तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। मिस्टर बॉन्ड की बात दूसरी है। वैसे इनकी बेटी बड़ी स्वीट है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो लड़की। हाँ, वो प्यारी है, मैंने जवाब दिया। वैसे अगर मिस्टर बॉन्ड लीबिया में ही हैं और यहाँ अपनी किसी मसरूफियत के तहत आए हुए हैं, तो इनकी बेटी तो इनके साथ मसरूफ नहीं होगी। शऊरा ने कहा। मैं समझा नहीं। अगर मैं उसे फिर दावत दूं? दे सकती हो अगर तुम चाहो तो मैं रिचर्ड बॉन्ड को फोन कर दूंगा। लेकिन वो शख्स क्या कहानी लेकर आया था? शऊरा ने दिलचस्पी से पूछा और मैंने उसे वो कहानी सुना दी। शऊरा गहरी सांस लेकर बोली, ताजुब है, वाकई मुझे सख्त ताजुब है। आपने अपनी फितरत को खूब बदल लिया है। भला ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आए और आप इससे गुरेज करें? ये बात नहीं है शऊरा। दर हकीकत एक तवील अरसे तक मैंने ये सब कुछ किया है और हमेशा अपनी मर्जी से काम करने का आदी रहा हूँ। बहुत अरसे तक मेरे दोस्त मुझे शादी करने के लिए आमादा करते रहे, लेकिन मैंने सोचा कि शादी मेरी ज़िंदगी के लिए मुनासिब नहीं होगी। ना मैं बीवी को वक्त दे पाऊंगा और ना अपने शौक को। शादी के लिए मेरे जहन में यही बात थी कि जब भी शादी करूंगा अपनी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर लूंगा। और शऊरा, तुम बहरहाल तुम इस बात की गवाही दोगी कि शादी के बाद जिंदगी का बकिया हिस्सा मैंने तुम्हारे ही नाम कर दिया है। शौरा की आंखों में मोहब्बत उभर आई और उसने कहा, आप यकीन करें सनाई, मैं भी आपके साथ जिंदगी गुजारकर बहुत मुतमईन हूँ। माफ कीजिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस छोटी सी दास्तान को एक अफसानवी रूप दे दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक मैं अपनी इस दास्तान या अपनी आप बेटी को इस अंदाज में ना सुनाऊं जिस अंदाज में ये सुनानी सुनाई जानी चाहिए, तो बिलावजह आप लोगों का वक्त ज़ाया होगा। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपकी इस अफसाना निगाही से गैर मुतमईन हैं? कर्नल गुलनवाज ने मुस्कुराते हुए कहा और बकिया लोग भी मुस्कुराने लगे। गजल सनाई इनकी मुस्कुराहटों से अलग अपने ख्यालात में खोया हुआ था। कहने लगा, असल में मुझे ज़िंदगी में अजीबो गरीब तजर्बात हो चुके हैं। ऐसे कुछ लोगों के लिए भी मैंने काम किया है जो वॉलिश की तरह के थे, लेकिन बाज़ औक़ात मुझे बड़े तल्ख़ तजर्बात का सामना करना पड़ा। मसलन ये लोग किसी भी कहानी को इंतहाई पुरअसरार बनाकर मेरे सामने ले आए और जब मैंने उनके लिए कुछ किया तो बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। वो तहरीर किसी ऐसे दफीने की थी जो ख़ास अंदाज में दफन किया जाता है और अपनी उलझी हुई कहानी सुनाकर दफीने की तफसील जानना चाहते थे। हुआ है कई बार ऐसा भी। मेरी बीवी कहने लगी कि तुम ये कैसे कह सकते हो कजल सुनाई कि ये आदमी भी ऐसा ही है, और ये बात कैसे कही जा सकती है कि आप सिर्फ ये तहरीर पढ़ लें और अगर आपको इससे कुछ मालूमात हासिल हो जाएं तो उसे बता दें। अगर इस सिलसिले में कोई पेशकश करे तो इनकार कर दें। हम दोनों थोड़ी देर तक खामोश रहे। फिर मैंने कहा, बहरहाल शऊरा, इस बार मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँगा। जाहिर है आप जो मुनासिब समझते हैं वही आपको करना है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए कि आप सैमुअल बॉन्ड को मेरे लिए दावत दे रहे हैं? शौरा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इससे पहले कि इस लड़की को यहाँ आने की दावत देता, वो खुद रिचर्ड बॉन्ड के साथ शौरा के पास पहुँच गई। बॉन्ड ने कहा, असल में कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही हैं माय डियर कज़ल कि मैं अपनी बेटी को भी वक्त नहीं दे पा रहा। सैमुअल ने मुझसे फरमाइश की है कि अगर मुमकिन हो सके तो मैं इसे तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मैंने ये सोचा कि टेलीफोन कर लूँ, लेकिन सैमुअल ने इसके लिए भी तैयार नहीं थी। अरे वाह! आपने वो किया है मिस्टर बॉन्ड, जो मेरे दिल की आवाज़ थी। पिछली शाम हम दोनों इस मौजू पर बात कर रहे थे।
आपने बहुत अच्छा किया। मेरी बीवी ने भी मुझसे इसी चीज़ की फरमाइश की थी। वाह! ये तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अब मुझे बहुत उम्दा सी चाय पिलवाइए, इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। सैमल शोरा के साथ बातें करने लगी और इसी दौरान मिस्टर वॉलिश का ज़िक्र छिड़ गया और मैंने रिचर्ड बॉन्ड को बताया। मिस्टर वॉलिश यहाँ आए थे। वॉलिश? कब? रिचर्ड बॉन्ड ने ताज्जुब से कहा। कल की बात है। खैरियत? हाँ, वैसे क्या आप लोग एक साथ नहीं रहते? मेरा मतलब है कि क्या आपका क़याम एक साथ नहीं है? नहीं, मैंने कहा था ना कि मैं अपने मिशन पर आ रहा था, तो इन चंद अफराद ने मुझसे फरमाइश की कि वो तुम्हारा नवादिर खाना देखना चाहते हैं। मैंने सोचा कि तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे दरमियान इजाज़त का रिश्ता नहीं है। चुनांचे मैंने इनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। गोया इन सबका क़याम कहीं और है। हाँ, एक और होटल में। वैसे एक बात बताओ वॉलिश, किसी खास बात के लिए आया था क्या? हाँ, बस यूँ ही। मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अब ज़रूरी तो नहीं था कि मैं सारी तफसील रिचर्ड बॉन्ड को भी बता देता। बहरहाल, दूसरे दिन से शऊरा ने बॉन्ड की बेटी सैमल की तमाम जिम्मेदारियां संभाल लीं। ये दोनों सैर तफरीह में मसरूफ़ हो गईं और मेरी मुलाकातें भी बाकायदगी से रिचर्ड बॉन्ड से होने लगीं। वो यहाँ अपने काम में मसरूफ़ था। कभी कभी उसके दोस्त भी यकजा हो जाते थे। फिर एक दिन रिचर्ड बॉन्ड ने हम सबको अपने होटल में मदऊ किया, लेकिन इस मुलाकात में वॉलिश मौजूद नहीं था। एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका था। मेरी अपनी मसरूफियात मामूल के मुताबिक थी। सेमल शऊरा के साथ सैर व सयाहत का मंसूबा बनाए हुए थी। मुझसे उसने इजाज़त ली तो मैंने कह दिया कि वो जिस तरह भी चाहें घूम सकती हैं। बहरहाल वो दोनों इस दिन भी सैर व सयाहत के लिए निकली हुई थी। रिचर्ड बॉन्ड से अक्सर मुलाकातें होती रहती थीं। वो अपने काम में मशगूल था और कभी कभी मेरे पास आ जाया करता था, लेकिन अपनी बेटी की जानिब से वो बिल्कुल मुतमईन था। अलबत्ता वॉलिश बिल्कुल गायब हो गया था। बहरहाल इस दिन वो दोनों गईं तो खासा वक्त गुजर गया। कुछ असूल थे सैरो सयाहत के। वैसे भी लीबिया में ऐसी जगहें कम थीं जहाँ सैरो सयाहत के लिए जाया जा सकता था, और फिर शऊरा सही मायनों में बाशऊर थी और कुछ असूलों पर कारबंद। जब शाम रात में तब्दील हुई तो मुझे ज़रा परेशानी हुई। मैंने सोचा कि मुमकिन है कि सैमल बॉन्ड अपने होटल में ले गई हो। चुनांचे मैंने रिचर्ड बॉन्ड को फ़ोन किया ताकि इन दोनों के बारे में मालूमात हासिल करूं, और जब इससे राब्ता कायम हुआ तो मैंने इन दोनों के बारे में पूछा। नहीं, वो यहाँ नहीं आई। क्यों? खैरियत? मैं तो खुद इन दोनों का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सैमल ने मुझसे 7:30 बजे आने के लिए कहा था। वो मुझे फ़ोन करके बता रही थी कि उसे होटल के अपने सामान से कुछ चीज़ें लेनी हैं। ओहो! ये लोग वापस नहीं आए। शौरा भी एक ज़िम्मेदार खातून है। मैंने इसीलिए हैरान होकर तुम्हें फ़ोन किया था। हो सकता है किसी तफरीह में मशगूल हो गई हों। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरमा शऊरा ने मेरी बेटी का दिल जीत लिया है, और कभी-कभी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि यहाँ से वापसी पर इसका दिल कैसे लगेगा। वैसे हैरानी की बात है, क्या खातून शऊरा कभी इस तरह तुम्हें इत्तला दिए बगैर देर कर देती हैं? बिल्कुल नहीं। वो एक जिम्मेदार औरत है। वो जानती है कि अगर उसे देर हो जाए तो मुझे परेशानी हो जाती है। तो फिर बताओ क्या करें? रिचर्ड बॉन्ड ने परेशान लहजे में कहा। नहीं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। न जाने क्यों मेरे ज़हन में शदीद उलझनें पैदा हो रही थीं। हालांकि शऊरा हर तरह से एक ज़िम्मेदार खातून थी, लेकिन बहरहाल औरत थी। क्या हो सकता है? कोई ऐसा हादसा जिसकी खबर देर तक ना मिल सके? मैं ज़हन में दौड़ाने लगा कि ये लोग किस तरह के प्रोग्राम में दिलचस्पी और हिस्सा ले सकती हैं। फिर दोबारा फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो। हाँ कज़ल, मैं रिचर्ड बॉन्ड बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, खैरियत? मैंने बेताबी से पूछा। अभी चंद लम्हे कबल सीमल वापस होटल पहुंची है। हाँ तो फिर? वो तन्हा है और तुम्हारी कार भी साथ लाई है। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, वो तुम्हारी कार लाई है और इसने एक परेशानकुन कहानी सुनाई है। क्या? मेरी परेशानी उरूज पर पहुंचती जा रही थी। उसने बताया कि वो दोनों शहर के मज़ाफ़ात में निकल गई थीं। काफ़ी फासले पर शायद कुछ आसार कदीमा मौजूद हैं। शऊरा सैमल को वो आसार कदीमा दिखाने ले गई। खंडरात में मेरी बेटी के बयान के मुताबिक इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, लेकिन जब वो खंडरात के अंदर का जायजा ले रही थी तो उन्होंने बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनी। ये अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि गाड़ी में कौन था। वो इस वक्त खंडरात के मुख्तलिफ हिस्सों को देखती फिर रही थी। वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां रास्ता कुछ भूल भुलैयों की शक्ल रखता था। सैमल का बयान है कि वो चंद लम्हात के लिए आगे बढ़ गई थी और शऊरा कैमरा दुरुस्त करती रह गई। सैमल चौंके चंद सीढ़ियां तय
करके नशेब में रह गई थी, इसलिए ऊपर शौरा को ना देख सकी। अलबत्ता शौरा चंद मिनट तक आगे ना बढ़ी तो उसने हैरान होकर आवाजें दी और फिर वापस आ गई। शौरा का कैमरा जमीन पर बेतरतीब हालत में पड़ा हुआ था और वो खुद मौजूद नहीं थी। सैमल ने आगे बढ़कर कैमरा उठा लिया और इसके बाद वो शौरा को जोर जोर से आवाजें देने लगी। इसने कुर्बो जवार में भी उसे तलाश किया और न जाने कब तक उसे तलाश करती रही, लेकिन उसे शौरा का नामो निशान नहीं मिला। खंडरात में मुकम्मल खामोशी तारी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई और फिर वो कार के करीब आ गई। कार के करीब ही किसी दूसरी कार के निशानात भी थे, लेकिन अब वो कार वहां मौजूद नहीं थी, क्योंकि सैमल को सही तौर पर रास्ते नहीं मालूम थे। बहरहाल फिर भी उसने काफी देर तक शौरा को तलाश किया और आवाजें देती फिरती रही। फिर सख्त दहशतजदा होकर वापस चल पड़ी। रास्ता न जानने की वजह से वो कहीं से कहीं निकल गई थी और बहुत देर तक मारी मारी फिरती रही। काफी देर तक लोगों से रास्ता पूछती हुई वो होटल वापस पहुंची है। मैं सन्नाटे में रह गया था और देर तक मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल सकी थी। ये क्या हुआ और कैसे हुआ, ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। रिचर्ड बॉन ने कहा, जो हालात जाहिर हो रहे हैं वो ये है कि शौरा को किसी ने अगवा कर लिया है। मेरे ख्याल में तो फौरी पुलिस से राब्ता कायम करना चाहिए। मैं फिर भी कुछ ना बोल सका। दिमाग इस बुरी तरह चकरा रहा था कि बयान से बाहर है। रिचर्ड बॉन ने मुझे मुझे तसल्ली देते हुए कहा, हौसला हौसला रखो, मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। रिसीवर बंद करके मैं पागलों की तरह दीवारों को घूरने लगा। मेरी जिंदगी तो इस तरह के वाकयात से कभी दो चार नहीं हुई थी। मैं तो एक बाअमल आदमी आदमी था, अमन के साथ हर काम करने का आदी। बहरहाल कुछ देर बाद रिचर्ड बॉन अपने दो दोस्तों और सैमल के साथ मेरे पास पहुंच गया। सैमल ने एक बार फिर मुझे सारी कहानी सुनाई, लेकिन मेरे सोचने समझने की तो कुव्वतें मफलूज हो ही जा रही थी। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया। अगर ये कोई मुजरिमाना अमल था तो सैमल बॉन भी किसी से कम नहीं थी, हुस्न और जमाल में भी, जवानी में भी। या फिर अगर लूट मार का मसला होता तब भी जिसे शौरा को अगवा किया था उसे सैमल को भी उसके साथ ही अगवा करना चाहिए था। आखिर शौरा ही क्यों? बहरहाल उसके बाद कुछ ना कुछ तो करना ही था। मैंने पुलिस को टेलीफोन किया और एक अफसर आला फौरन मेरे पास पहुंच गया, क्योंकि बहरहाल मेरी अपनी हैसियत भी गैर मुस्तहकम नहीं है। मैंने इससे पूरी तफसील बताई। पुलिस का अफसर भी वही ख्याल था। वो ये कहकर कि अगर सिर्फ एक मुजरिमाना कार्रवाई थी तो दूसरी लड़की को क्यों छोड़ दिया गया। लेकिन जाहिर है हम इसका जवाब नहीं दे सकते थे। अलबत्ता मैंने अफसर से कहा, ऑफिसर, मैंने तुम्हें घर पर इसलिए तकलीफ दी है कि मैं अगवा की तशहीर नहीं चाहता, क्योंकि इससे मेरी हैसियत मुतासर होगी। सर, आप इत्मीनान रखें, हम इसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि महकमा पुलिस आपके साथ है। मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ ऑफिसर। हम सब यहाँ जाग रहे हैं। मेरे पास जिद्दोजहद करने के लिए कोई इशारा नहीं है जो मैं भाग दौड़ करूं। बस मैं यहीं आपकी तरफ से किसी इत्तला का इंतजार करूंगा। रिचर्ड बॉन ने इस मौके पर अपने दोस्तों को वापस भेज दिया, बल्कि इसने इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि जिस तरह मैं पुलिस ऑफिसर से दरख्वास्त करके इस वाक़े की तशहीर रोकना चाहता हूँ, इससे गलती हुई कि वो अपने दोस्तों को यहाँ ले आया। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और रिचर्ड बॉन से कहा कि अगर वो भी चाहे तो जा सकता है। लेकिन रिचर्ड बॉन ने वहां से जाना पसंद नहीं किया। वो अपनी बेटी के साथ मेरे पास रुक गया था और मुझे तसल्लियां दे रहा था। सारी रात इसी तरह गुजर गई। हम इंतजार करते रहे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। सुबह को मैंने रिचर्ड बॉन से कहा, दोस्त, ये ज्यादती है। अगर मुझे पुलिस की तरफ से कोई इत्तला मिली तो मैं तुम्हें फौरन इत्तला करूंगा। तुम जाकर आराम करो। बहरहाल वो दोनों चले गए, लेकिन मेरी जिंदगी अजाब बन गई। मैं एक पुरसकून आदमी था, लेकिन ये अब की बात है। शौरा मेरी जिंदगी में शामिल हो गई, जबकि कुछ अरसे कबल मैं इतना पुरसकून नहीं था और हर अमल इस कदर बरकरफ्तारी से करने का आदी था कि दूसरा सोचता ही रह जाए। लेकिन जब से मैंने शौरा के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज किया था तो मैं बहुत पुरसकून हो गया था। बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है कि जब इंसान बुराइयों के रास्ते से दूर हो जाता है या सख्त जिंदगी गुजारने से परहेज कर लेता है तो हालात उसे उकसाते हैं। वैसे मेरी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी जिसकी बिना पर मैं ये सोचता कि दुश्मनी का कोई मामला है। इसके अलावा शौरा की पूरी जिंदगी से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ था। वो एक साफ सुथरी लड़की थी और इसके नाम के साथ कभी किसी दुश्मन का कोई तस्वुर वाबस्ता नहीं था। एक एक लम्हा धमक धमक कर गुजरता रहा। सारा दिन मैं टेलीफोन के नजदीक बैठा रहा,
कि मुमकिन है शोरा के बारे में कोई इत्तला मौसूल हो, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाम, रात और फिर इस वक्त रात के 2 बजे थे, जब अचानक मेरे ज़हन में धमाका हुआ। पहली बार मुझे एक ऐसे शख्स का ख्याल आया, जिसने मुझसे नाखुशी का इज़हार किया था और इसने हाथ ना मिलाते हुए कहा था कि मैं खुश होकर वापस नहीं जा रहा। हाथ दोस्तों से मिलाए जाते हैं, इनसे नहीं जिनसे उम्मीदें टूट जाती हैं। वॉलिश का बदशक्ल चेहरा मेरे सामने आया था और इसके साथ ही मेरे ज़हन में ये ख्याल आया था कि मैंने वॉलिश की एक गहरी परेशानी को नज़रअंदाज कर दिया था। ज़ाहिर है, इसके अंदाज़ और इसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि उसे मेरी बात से तकलीफ़ पहुंची है। मेरे पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई और फिर मैंने याददाश्त पर ज़ोर देकर वॉलिश का पता याद किया। गालिबन रिचर्ड बॉन ने ही मुझे बताया था कि वॉलिश इसके पास नहीं, बल्कि एक और होटल में ठहरा हुआ है। मेरे दिल में ख्याल आया कि फ़ौरी तौर पर वॉलिश से राब्ता कायम किया जाए, बल्कि इससे मिल लिया जाए। ये एक बेहतर तरीका रहेगा। मैंने फ़ौरन ही तैयारियां की और बहुत से मामलात के बारे में सोचा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि रिचर्ड बॉन को भी इस मसले में शरीक कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस तरह मामला उलझ जाएगा। बहरहाल, लिबास तब्दील करने के बाद मैंने अपना रिवॉल्वर निकालकर जेब में रखा और गाड़ी लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद मैं मतलूबा होटल में दाखिल हो गया। ये शहर के खूबसूरत तरीन और आला होटलों में से एक था। दिन रात की सर्विस थी। गो इस वक्त हॉल बहुत सुनसान था, लेकिन मुझे ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं ऊपरी मंजिल में पहुंच गया। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। ना जाने क्यों दिमाग किसी खतरे का एहसास भी उभर रहा था। जो कमरा नंबर मुझे बताया गया था, इसके सामने पहुंचकर मैं रुका और अंदर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ लम्हों के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ लम्हों के बाद दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने वॉलिश ही खड़ा हुआ था। इसने चौंक कर मुझे देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वो हैरान लहजे में बोला, ओहो, मिस्टर कजल सनाई, आप इस वक्त खैरियत? हाँ, मैं हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। आप तन्हा हैं या आपके साथ कोई और भी है? इसने पूछा। मैं अंदर दाखिल हो गया और मैंने कहा, जी मिस्टर वॉलिश, मैं तन्हा ही हूँ। आइए प्लीज़ बैठिए। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप इस तरह यहाँ आए हैं। यकीनन कोई अहम बात ही होगी। बैठिए बैठिए प्लीज़, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, हैरानी की बात वाकई है मिस्टर वॉलिश। आपने मुझे अपने दोस्तों में तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। क्या मतलब? वॉलिश ने हैरानी से कहा, लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। इसके चेहरे से कुछ मालूम कर लेना वाकई मुश्किल था। वो बोला, बहरहाल, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे खुद बता दीजिए कि इस वक्त आप मेरी क्या खिदमत कर सकते हैं। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। ताजुब की बात है। न जाने आप क्या कह रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ताजुब नहीं है। आप मुझे कुछ बताइए तो सही, मसला क्या है? एक उलझन पेश आ गई है मिस्टर वॉलिश। क्या? गालिबन इस दिन मेरे इनकार से आप इस हद तक बदल हो गए कि आपने मुझे सजा देने का फैसला कर लिया। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इसके मकरूह बारीक होंठ पर कुछ कचावट सी पैदा हुई, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। फिर वो बोला, नहीं मिस्टर सनाई, मुल्क आपका, शहर आपका। बस एक रिवायत होती है मिस्टर कजल सनाई कि अगर कोई किसी के पास आता है तो उसकी थोड़ी बहुत खातिर जरूर करनी चाहिए। अरे हाँ, क्या ख्याल है, कॉफ़ी कैसी रहेगी इस वक्त? प्लीज़ तकलीफ ना करें। मैं चाहता हूँ कि मामले की बात हो जाए। मैं ताकतवर हरबे इस्तेमाल कर रहा था। हर मामले की बात हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहनों में वसअत रखकर बात की जाए। वॉलिश ने कहा। तो सबसे पहले आप अपनी जहनी वसअत के साथ ये तस्लीम करें कि वाकई आपने। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। वॉलिश पुरसकून अंदाज में अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने टेलीफोन पर रूम सर्विस को कॉफ़ी लाने की हिदायत की। फिर आहिस्ता कदमों से चलता हुआ एक सोफे पर जा बैठा। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं मिस्टर कजल सनाई, जिन पर इंसान की जिंदगी का इन्हिसार होता है। आप खुद मुझे बताइए कि मामूली से काम, बहुत मामूली से काम के लिए आपने मुझे मना कर दिया। बहुत फासले तय करके मैं आपके पास पहुंचा था। आप दोस्ताना ना सही, इंसानी हमदर्दी के तौर पर अगर मेरी मुश्किल का हल तलाश कर लेते, तो इसमें कोई बहुत बड़ा हर्ज तो नहीं था। हाँ, नहीं था, बेशक, लेकिन इसके नतीजे में आपने जो कुछ किया। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया और अपने अल्फाज का तासुर वॉलिश के चेहरे पर तलाश करने लगा। लेकिन यही सबसे बड़ी मुश्किल थी, वॉलिश का इस बारे में ना चौंकना और खामोशी इख्तियार कर जाना। मुझे इस बात का यकीन दिला रहा था कि शऊरा के अगवा में इसका हाथ है। रूम सर्विस ने बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा किया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और वॉलिश ने जल्दी से उठकर खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
फिर इसने वेटर को वापस जाने की हिदायत की और खुद कॉफ़ी की ट्रे लिए हुए मेरे सामने पहुंच गया। इसके होंठ उसी मकरू अंदाज में खींचे हुए थे। फिर इसके बाद उसने खामोशी से गर्दन झुकाकर कॉफ़ी बनाई, एक प्याली मेरी तरफ सुलगाई और दूसरी खुद अपने हाथ में लेकर बैठ गया। कॉफ़ी लीजिए कॉफ़ी, ये फौरी तौर पर ज़हनी सुकून देती है। गुफ्तगू तो होती ही रहती है। आपने कहा था ये मेरा शहर है, मेरा मुल्क है। लेकिन मिस्टर वॉलिश, मेरे शहर, मेरे मुल्क में आपने बड़ी जहानत से मुझ पर ही हाथ साफ कर दिया। देखिए, इंसान का ताल्लुक जज्बात से होता है। गलती तो हर एक से हो जाती है, आपसे भी, मुझसे भी। आप भी जज्बाती हो सकते हैं और मैं भी जज्बाती हो सकता हूँ। वॉलिश ने कहा, गोया आप ये कहना चाहते हैं कि शोहरा आपकी तहवील में है। मैंने अपने इन अल्फाज का असर देखने के लिए कॉफ़ी की प्याली उठाई और चुस्कियां लेने लगा। वैसे अब कोई शुबा बाकी नहीं रह गया था। मुझे यकीन होता जा रहा था कि शऊरा को वॉलिश ने ही अगवा किया है और एक वजह साफ जाहिर थी। मैंने चूंकि उससे उस काम से मना कर दिया था, इसलिए उसने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई की थी। अभी मैंने कॉफ़ी के चंद ही घूंट लिए थे कि दफतन मुझे अपनी पलकें बोझल महसूस होने लगी और मैंने चौंक कर आंखें फाड़ी। वॉलिश यहाँ भी शायद कोई काम दिखा गया था। मैंने कॉफ़ी की प्याली मुश्किल तमाम पेच में रखी और वॉलिश की तरफ देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसका चेहरा धुंधला रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सूरत हाल कुछ ही देर बाद समझने के काबिल ना रही। मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता माफ होता जा रहा था। ये शख्स शैतान से ज्यादा चालाक था। आखिरकार मैं बेहोश हो गया। जब वो वेटर से कॉफी लेने गया था तो इसने जरूर ऐसी कोई दवाई उसमें डाल दी होगी जो बाद में मेरी बेहोशी का बायस बनी। फिर ना जाने कब मुझे होश आया था, लेकिन जब होश आया तो इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने दायरे रक्स कर रहे थे और मेरे बदन में एक अजीब सी सनसनी हो रही थी। चक्कर आ रहे थे, यूं लग रहा था जैसे बदन हिल रहा हो। मैंने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन फिर अचानक ही इस जोर का चक्कर आया कि मैंने गिरने से बचने के लिए मेज का सहारा लिया। मेज पर कोई डेकोरेशन पीस रखा हुआ था जो गिरकर टूट गया। डेकोरेशन पीस के गिरने की आवाज कमरे में फैली तो दरवाजे पर आहट हुई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर दरवाजे की तरफ देखा। सादा से लिबास में मलबूस एक लड़की खड़ी हुई थी। इसने मुझे मेज का सहारा लेते हुए देखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ गई। फिर बोली, बराहे करम आप बैठ जाइए। आह, ये कमरा हिल रहा है, इसलिए मैं अर्ज कर रही हूँ कि बैठ जाएं। लड़की बोली। मैंने आप अपने आप को संभाला और फिर कहने लगा, तुम कौन हो? शीलाना, इसने जवाब दिया। शीलाना? मगर शीलाना, ये कमरा क्यों हिल रहा है? क्योंकि ये कोई कमरा नहीं है सर, बल्कि एक बड़े स्टीमर का क्लिनिक है और ये स्टीमर समंदर में लंगर अंदाज है। समंदर में उठने वाले बगुले इस स्टीमर को मुतहर्रिक किए हुए हैं। अब आपको सूरत हाल का सही अंदाजा हो जाएगा। लड़की ने सुकून से जवाब दिया और एक बार फिर मेरे जहन में गरम गरम लहरें दौड़ने लगीं। मैंने हैरानी से उसकी सूरत देखी और बोला, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? बल्कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? प्लीज शिलाना, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? सॉरी सर, इसके बारे में मिस्टर वॉलिश ही जवाब दे सकेंगे। लड़की ने बेखौफी से जवाब दिया और मैं उछल पड़ा। वॉलिश? जी। मेरे जहन में शदीद गड़गड़ाहटें हो रही थीं। मैंने अपनी कैफियत को संभाल कर कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। क्या आप इसका इंतजाम कर सकती हैं? हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं उन्हें आपके जाग जाने की इत्तला देती हूँ। प्लीज़, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बराहे करम मुझे बता दीजिए। नहीं, शुक्रिया शिलाना। आप इस तरह करें कि मिस्टर वॉलिस को फौरी तौर पर मेरे बारे में इत्तला दे दीजिए। मैं बल्कि इन्हें मेरे पास भेज दें। ओके सर, ओके, लड़की ने कहा और बाहर निकल गई। एक लम्हे के अंदर मुझे अंदाजा हो गया था कि दरवाज़ा बंद हो गया है। मैं लरजते कदमों से अपनी जगह जा बैठा, लेकिन अब मेरा पूरा वजूद आग में झुलस रहा था। ये शख्स इस कदर खतरनाक निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बज़ाहिर तो वो बस रिचर्ड बॉन्ड के साथ आने वाला एक शख्स था, लेकिन यहाँ मेरे वतन में इसके पास ऐसे वसाइल कहाँ से आ गए? एक बार फिर मैं शऊरा की तरफ से मुस्तरब हो गया। पता नहीं इस कमीने ने शऊरा के साथ कैसा सलूक किया होगा। मेरे दिल में वॉलिश के लिए नफरत का समुंदर ठाटे मारने लगा। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजा खुला और वॉलिश अंदर दाखिल हो गया। वो इस वक्त भी एक कीमती लिबास में मलबूस था। वैसे मैंने महसूस किया था कि उसे उम्दा किस्म के लिबास पहनने का शौक है। पहले इस बात पर मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन इसका कुछ जिस आला दर्जे का सूट पहने हुए था, इसके बाद मुझे इसका ख्याल आया और इसने अपने मखसूस अंदाज में कहा, अपनी छोटी सी दुनिया में आपको खुश आमदीद कहता हूँ मिस्टर कजल सनाई। हाँ,
बहुत सी बातें ऐसी होती हैं मिस्टर वॉलिश जिन्हें इंसान सरसरी तौर पर सुनकर नज़रअंदाज कर देता है। हालांकि तुमने मुझे अपने मुंह से बताया था कि तुमने अपनी जिंदगी मुजरिमाना तौर पर गुजारी है, लेकिन एक अंदाज़ा मुझे हो चुका है। वो ये कि तुम इंतहाई घटिया किस्म के मुजरिम हो। ये अंदाज किसी पुरवकार शख्सियत के नहीं होते। मुमकिन है, मुमकिन है। आप आराम से बैठें। हम लोग जो कुछ भी हैं, लेकिन कम से कम हमें गुफ्तगू का सलीका ज़रूर आता है। वॉलिश ने कहा। मेरी बीवी कहाँ है? मैंने बराह रास्त सवाल किया। मैडम इसी स्टीमर पर मौजूद हैं और निहायत आराम से हैं। मैंने उनकी इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं उठा रखी। इसे यहाँ ले आओ। मेरे हलक से गुर्राहट निकली। मैं जानता हूँ आपके जहन में मेरे लिए इस वक्त बहुत गुस्सा और नफरत होगी, लेकिन सॉरी। इंसान जब अपने मसाइल में इस कदर उलझ जाता है कि अखलाकियात खो बैठे, तो फिर इससे किसी बेहतरी की तवक्का रखना फजूल होता है। कम से कम आप इस फलसफे से तो इत्तेफाक करते होंगे। एक मुजरिम इसी अंदाज में सोच सकता है। मिस्टर वॉलिश, तुम अब मुझे ब्लैकमेल करके अपना काम कराना चाहते हो। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि पहले भी मेरा वास्ता तुम जैसे लोगों से पड़ चुका है। तुम पहले इंसान नहीं हो। तुमसे पहले अजीब अजीब सर फिरे मेरे पास नक्शे लेकर पहुंचे। मैंने इनमें से चंद की मदद भी की है, लेकिन बेहतर नतीजे नहीं निकले और वो मेरे दुश्मन बन गए। उन्होंने मेरी जिंदगी की जंजीर काटने की कोशिश की, इस खौफ के साथ कि इस नक्शे का राज पाकर मैं खुद भी इन खजानों को हासिल करने की कोशिश ना करूं जो जमीन में पोशीदा हैं। ये नक्शे इसके अलावा और क्या दिलकशी रखते हैं। मेरे इन अल्फाज पर शायद पहली बार उसे ताजियाना लगा था। इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलने लगा था। फिर इसकी आवाज़ में गुर्राहट उभर आई और बोला, लेकिन मेरी कहानी फरेब नहीं थी मिस्टर कजल सुनाई। इन सब ने भी यही कहा था। मैंने जवाब दिया और वो खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर बोला, बेहतर तो ये है कि आप इन्हीं लाइनों पर गौर करते जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरी पूरी ज़िंदगी उलझी हुई है और मैं अपनी इस ज़िंदगी की इस डोर को सुलझाना चाहता हूँ। लेकिन आप ये समझते हैं कि जो तावीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो किसी खजाने का नक्शा है, तो फिर इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि इस खजाने का ताल्लुक मेरे माजी से भी होगा। मैं हर कीमत पर उसे तलाश करना चाहता हूँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं कितनी उम्मीदें लेकर आपके पास पहुंचा था, मगर आपने अपने दोस्त रिचर्ड बॉन्ड का भी ख्याल नहीं किया। खैर, ये आपका अपना ज़ाती मसला था। मैं आपसे दो टोक गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं हर हाल में आपकी मदद चाहता हूँ। आपको हर कीमत पर मुझे इस पुरस्कार तहरीर का राज बताना होगा, और अगर आपने ऐसा ना किया तो माफ़ कीजिएगा। तो फिर कोई भी भयानक अलमिया आपका इंतज़ार करेगा और इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। हो, ठीक है। मैं आपसे सौदा कर सकता हूँ, लेकिन एक बदली हुई शक्ल में। क्या? इसने सवाल किया। शौरा को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें तफसील बता दूंगा। इसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले तो मैंने कहा, नहीं, सुनो। मुझ में और तुम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तुमने अपनी ज़िंदगी में जुर्म की दुनिया में गुजारी है और मैं एक पुरवकार शख्सियत का मालिक रहा हूँ। तुम्हें मुजरिमाना अमल करते हुए बहुत से झूठ बोलना पड़ते होंगे। मुझे नहीं। चुनाचा मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। वो मेरी तरफ देख कर बोला, आप बहुत साफगोई से गुफ्तगू करते हैं मिस्टर सनाई। बाज़ औक़ात ये साफगोई नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। खैर छोड़िए, आपने सबसे अच्छा काम ये किया है कि तन्हा ही मुझ तक आ पहुँचे। अगर आप अपनी ताकत का मुज़ाहिरा कानून के ज़रिए करते, तो समझ लीजिए कि सबसे बड़ी गलती करते। यहाँ तन्हा आकर आपने मेरे और अपने दरमियान गुफ्तगू के रास्ते खुले रखे हैं। मैं शऊरा से मिलना चाहता हूँ। इसे मेरे पास ले आओ। नहीं, इस सिलसिले में मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसने सर्द लहजे में कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने कहा, क्यों? मैं चाहता हूँ मिस्टर सनाई कि आप मेरी मदद करें। इस नक्शा और तहरीर को पढ़ें और इसका असल तलाश करें। आप आखिरी आदमी हैं। इसके बाद शायद मैं ज़िंदगी में किसी और शख्स को तलाश करने की हिम्मत नहीं रखता। आपको मैं इस अंदाज में नहीं छोड़ सकता, चाहे बकिया ज़िंदगी भी इसी दुश्मनी में गुजर जाए। इसका लहजा और इसका अंदाज बताता था कि बदबख्त जो कुछ कह रहा है वही करेगा। चुनाचा मैंने कहा, सुनो, तुम जिस तरह से चाहोगे मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे ज़हनी सुकून के लिए शऊरा को मुझ तक पहुँचा दो। बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। वो आपको उस वक़्त तक नहीं मिल सकती मिस्टर सनाई, जब तक कि मेरा मसला हल ना हो जाए। मैं जानता हूँ, इंसानी फितरत के मुताबिक आपके दिल में मेरी नफ़रत इंतहा को पहुँच चुकी होगी। आपको अपनी बीवी की तलब है और मुझे अपने माज़ी की, लेकिन मैं अपना माज़ी तलाश किए बगैर आपको आपकी बीवी से नहीं मिलने दूँगा। सोच लीजिए, गौर कर लीजिए। मैं आपको वक़्त दे रहा हूँ। ये कहकर वो अचानक अपनी जगह से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। मैं मुंह खोलकर उसे आवाज़ें ही देता रह गया, लेकिन केबिन का दरवाज़ा मामूल के मुताबिक फिर बाहर से बंद हो चुका था। मेरे जहन में सन्नाटे छाए हुए थे।
इस बात का तो मुझे यकीन हो गया था कि शौरा उसी के पास है और उसके अलावा कोई तरकीब नहीं थी कि उससे ताउन किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।